हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः ATAGS को लेकर आई एक अपडेट से। आज सबको पता है कि कल की डिफेंस न्यूज के वीडियो में हमने आपसे जो टोड गन सिस्टम है या माउंटेड गन सिस्टम है, इसके बारे में बात करी थी और हमने आपसे कहा था कि जो माउंटेड गन सिस्टम का ट्रायल है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसमें बेसिकली DRDO और जो दूसरी कंपनियां हैं ये compete करने वाली हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एवेल शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना ने जो टेंडर इशू किया है, इसमें 307 जो ATAGS गन है, इनके खरीद की बात की गई है, जहां पर ये 155 mm और 52 कैलिबर की जो गन होने वाली है, ये भारतीय थल सेना के द्वारा ली जाएंगी। अब रिपोर्ट की बात माने तो भारत फौज यहाँ पर जो लोवेस्ट बिडर है, ये लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आई है। आपको बता दें कि जो L1 होगा, ये तकरीबन 60% के आसपास जो गन है, इनका निर्माण करेगा, जो कि 307 में से होने वाली है। और जो सेकंड लोवेस्ट बिडर होने वाला है, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम है, वो बेसिकली 40% गन्स का निर्माण करने वाली है। इस टेंडर की कीमत 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना अपने जो फ्लीट है, इसको मेंटेन रखने का हर प्रयास कर रही है, और इसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो एयरक्राफ्ट हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको मेंटेन करके रखा जा सके, इनके रखरखाव में आसानी हो। तो इसी बीच भारतीय वायुसेना को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय वायुसेना IIT मुंबई और IIT जोधपुर के साथ मिलकर के जो AI टेक्नोलॉजी है, AI और रोबोटिक्स है, इनका इस्तेमाल करने वाली है, जहां पर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा माना जाता है कि AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके जो मेंटेनेंस वर्क है, इसको काफ़ी फास्ट किया जा सकता है, और इसकी मदद से जो एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि मेंटेनेंस एक लेंदी प्रोसीजर हो सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और ऐसे में अगर AI की हेल्प ली गई और रोबोट्स की हेल्प ली गई, तो वो काम जो काफ़ी ज़्यादा समय में होता है, उसको कम से कम समय में पूरा किए जाने का यहाँ पर जो कैसे संभावना है, वो बन सकती है, और यही काम भारतीय वायुसेना कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है पहले से कि चाइना में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, और इस दौरान बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले निकल के सामने आई थी, जो कि SU-57 फैलन की थी, जहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चाइना ने अपने J-35A, जो कि उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको रिवील कर दिया है, और काफ़ी हद तक ये F-35 लाइटनिंग 2 से सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है। अब बड़ी बात यह है कि चाइना इसके रैपिड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है चाइना के द्वारा, वो डिप्लॉय किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि इसमें EOTS और दूसरे जो एडवांस फीचर हैं, ये देखने को मिले हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा घातक एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि पाकिस्तान जो है, वो चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और J-35 हो या J-31 हो, इन सब पे पाकिस्तान की नज़रें बनी हुई हैं। अब रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अगले 4 से 5 वर्षों में पाकिस्तान को उनके J-31 का जो एक्सेस है, वो मिल सकता है। हालांकि कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है, वो लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। अब आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पाकिस्तान के पास तो बजट नहीं है, पाकिस्तान कैसे लेगा। पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट ठीक उसी प्रकार से दिए जाएंगे जैसा पाकिस्तान को JAP-17 थंडर और J-10CE मिले हैं। चाइना इस समय ये बात अच्छे से जानता है कि भारत को कैसे यहाँ पर भारत के लिए दिक्कतें पैदा की जा सकती हैं, और इसके लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। यही नहीं, अब यहाँ पर कुछ लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को तो FGFA का एक्सेस मिल जाएगा, तो भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, हमारी समझ से तो भारत को सबसे पहले जो RFP, RFI और जो क्लियरेंस का एक लेंदी प्रोसेस है, इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये इतने लेंदी प्रोसेस होते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट हमारा 2 वर्ष 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें 10 वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाता है। और अब भारत को चाहिए कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी रफ्तार के साथ काम करें, अन्यथा भारतीय वायुसेना लगातार पिछड़ती चली जाएगी। और अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन को लेकर आ रही है। आप सबको रिपोर्ट्स में पता चल ही चुका है कि चाइनीज एयर शो में SU-57 फैलन पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर के जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि भारत को इसे कंसीडर करना चाहिए। और एक डिबेट तो यहाँ तक ट्रिगर हो चुकी है कि अगर हम SU-57 फैलन को सेलेक्ट करते हैं, तो कम से कम समय में ये हमें मिल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि राफेल जो है कम से कम 6 से 7 वर्षों में मिलेंगे। तो ऐसे में क्या वाकई SU-57 फैलन हमें तत्काल समाधान के तौर पर देखने को मिल सकता है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए
कि ये हमारे लिए कितना सेंस बनाता है। देखिए, रशियन एयरफोर्स को अभी खुद उनके लिए 70 एयरक्राफ्ट्स का इंतजार है और अभी जो प्रोडक्शन रेट है वो सिर्फ 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष का है, यानी कि एक वर्ष में सिर्फ 12 एयरक्राफ्ट का निर्माण ही हो पा रहा है। और ऐसे में अभी तकरीबन 5 साल रशियन एयरफोर्स को खुद लग जाएंगे इन एयरक्राफ्ट के नंबर्स को पूरा करने में। दूसरी बात, इसके लिए जो AL-51 इंजन विकसित किया जा रहा है, जो कि बेसिकली काफ़ी एडवांस इंजन है, वो मास प्रोडक्शन में नहीं उतरा है। और जब तक वो मास प्रोडक्शन में नहीं उतरेगा, एयरक्राफ्ट का भी जो मास प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात, अगर भारत एक बार को ये सोच भी लेता है कि Su-57 फैलन को हम ले लेंगे, हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बात फंसेगी पेमेंट की कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन तो रशिया के ऊपर लग ही चुके हैं। और दूसरी बात, अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में ही आप देख लीजिए कि जो पेमेंट है वो पेंडिंग में है। अभी भारत उस पेमेंट को ही नहीं कर पा रहा है। तो आखिरकार जब हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें कैसे हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी MRFA से इनका नाम जोड़कर देखा जा रहा है और अभी कल की रिपोर्ट में आपको पता चला होगा कि रोसबोरो एक्सपोर्ट ने अपने Su-35 सुपर फ्लैंकर को भारत को ऑफर किया है और वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे बनाने के लिए भी तैयार है। ये सब जानते हुए भी भारत को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि स्क्वाड्रन क्षमता लगातार कम हो रही है, लेकिन हम गलत एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट कर लें ये भी हमारे लिए सेंस नहीं बनाएगा। वरना कल को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एयरक्राफ्ट बनने के बाद जो सैंक्शन है वो भारत के ऊपर भी इनकी तलवार लटक जाए और जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वही बाधित हो जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि मार्च 2024 में पहली उड़ान के बाद से भी अभी तक ये पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हो पाया है। हम ये मान के चल रहे थे कि एयरफोर्स डे के दिन जो पहला एयरक्राफ्ट है डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन HAL की तरफ से हाल ही में कुछ इनसाइट सामने रखी गई हैं जहां पर इसके कारणों का पता चला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐन मौके में जो रिक्वायरमेंट थी सामने, उनको पूरा करने में, उनको इंटीग्रेट करने में और टेस्टिंग में एक समय लग गया, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दें कि सबसे मेन बात थी ILTA ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार के इंटीग्रेशन को लेकर के, जहां पर टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में जो समय है वो लगा है। इसके अलावा लास्ट मिनट में जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए गए थे भारतीय वायुसेना की तरफ से, उसमें भी उसको वैलिडेट करने में समय लग गया है, जिसके चलते जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला एयरक्राफ्ट है ये बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा और ऐसे 2 से 3 एयरक्राफ्ट मार्च 2025 से पहले भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कावेरी इंजन प्रोग्राम, जिसको लेकर हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत जल्दी इसको वैलिडेशन मिल जाएगा और उसके बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जो टेस्ट है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन 2025 से 26 के बीच में वैलिडेट किया जा सकता है। इसको जो सर्टिफिकेशन है वो मिल सकता है और एक बार जैसे ही सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाएगा उसके तुरंत बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जो इंजन टेस्टिंग है इसको शुरू किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए तेजस के एक ट्रेनर वेरिएंट को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें कैसे टेस्ट होंगे, क्या टेस्ट होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है उनके आधार पर कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और कावेरी 2.0 वो इंजन होगा जो कि 90 से 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये F4N4 कैटेगरी का इंजन होने वाला है। तो हम यहाँ पर GTRA को सिर्फ शुभकामनाएं ही फिलहाल दे सकते हैं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इंजन डेवलपमेंट को पूरा करिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय जेट इंजन ही बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।